रेत में बारूद, दुनिया में डर, क्या शुरू होगा तीसरा कहर। सीक्रेट मुलाकात या खतरनाक चाल, मध्य पूर्व में मचा बवाल। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस खतरनाक मोड़ पर जहां सिर्फ मिसाइलें नहीं टकरा रही बल्कि महाशक्तियों की महत्वाकांक्षाएं टकरा रही। जी हां, मध्य पूर्व की धरती पर बारूद बिछ चुका है। आसमान में फाइटर जेट्स गरज रहे हैं, समुद्र में युद्धपोत तैनात है और दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे सिर्फ दो ही रास्ते हैं, शांति या फिर विनाश। आज की हमारी ये विशेष रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उस आने वाले भूचाल की पूरी स्टोरी है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक आज की हमारी ये विशेष रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उस आने वाले भूचाल की पूरी कहानी है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक, तेल अवीव से लेकर बीजिंग और दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक सत्ता के गलियारों में डर पैदा कर दिया है। क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने सचमुच यूएई में बैठकर ईरान के खिलाफ कोई गुप्त योजना बनाई? क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को एक और महायुद्ध की तरफ ढकेल रहे हैं? क्या पाकिस्तान अब खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने वाला है? आज हम उन फाइलों को खोलेंगे जिन पर अब तक सिर्फ खुफिया एजेंसियों की नजर थी। कैमरे बंद थे, फ्लाइट रिकॉर्ड गायब थे और अचानक खबर आती है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चुपचाप यूएई पहुंच चुके हैं। दावा किया गया कि नेतन्याहू ने ओमान सीमा के पास एलन शहर में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद यानी MBZ से मुलाकात की, एक गुप्त मुलाकात। कहा गया कि इस मुलाकात में सिर्फ हाथ नहीं मिले बल्कि पूरे मध्य पूर्व का भविष्य लिखा गया। सूत्रों का दावा है कि बैठक का एजेंडा सिर्फ एक था, ईरान। जी हां, तेल अवीव से निकलकर नेतन्याहू ऐसे समय यूएई पहुंचे जब पूरा क्षेत्र आग में जल रहा था। गाजा में बमबारी, लेबनान में हमले, सीरिया में एयर स्ट्राइक और अब ईरान के खिलाफ खुला मोर्चा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब अबू धाबी ने इस मुलाकात को पूरी तरह झूठ बता दिया। यूएई ने बोला ना कोई बैठक हुई, ना कोई सीक्रेट डील। तो अब सवाल यह है कि अगर मुलाकात नहीं हुई तो इजराइल ने इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों की? क्या नेतन्याहू दुनिया को कोई संदेश देना चाहते थे या फिर यूएई ईरान के डर से पीछे हट गया? विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ डिप्लोमेटिक ड्रामा नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध है। इजराइल दुनिया को दिखाना चाहता है कि अरबों देशों का एक बड़ा हिस्सा अब उसके साथ खड़ा है और अगर ऐसा है तो ईरान के लिए यह सबसे बड़ा रणनीतिक झटका हो सकता है। जैसे ही सीक्रेट विजिट की खबर तेहरान तक पहुंची, ईरान का गुस्सा फूट पड़ा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कैमरों के सामने आए और उन्होंने वो शब्द बोले जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा जो भी देश इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ साजिश करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। इतना ही नहीं, ईरान ने इसे पीठ में छुरा घोंपना भी बताया। तेहरान का दावा है कि उसकी खुफिया एजेंसियों ने नेतन्याहू की हर गतिविधि पर अपनी नजर रखी हुई थी। यानी ईरान सिर्फ नाराज नहीं है, वो ये संदेश भी दे रहा है कि उसकी पहुंच दुश्मनों के दिल तक है। अब सवाल ये है कि ईरान सिर्फ चेतावनी दे रहा है या किसी बड़े जवाब की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि इतिहास गवाह है ईरान बदला लेने के जल्दबाजी में नहीं है, लेकिन जब वार करता है तो पूरी दुनिया देखती रह जाती है। इसी मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी मीनाक्षी रजत के खास शो विस्फोट की ये खास पेशकश।
मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच सीज फायर हुआ। इस दौरान समझौते की कोशिशें भी की गई, लेकिन इन सब के बीच में ईरान ने भी पुख्ता तैयारियां कर ली है। माना यह जा रहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल इस बार ईरान पर हमला करते हैं तो उन्हें और ज्यादा करारा जवाब मिल सकता है, या आप यूं कह सकते हैं कि इस बार ईरान का जवाब कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ईरान की तैयारियां आखिरकार ऐसी क्या हो गई हैं जिसकी वजह से हम ऐसा कह रहे हैं, वो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अपनी सभी फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी है, और पाकिस्तान से तो बाकायदा तस्वीरें आई थी जिसकी वजह से अमेरिका को यह कहना पड़ा था कि हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यूएस इजराइल के हवाई हमलों से बचाने के लिए ये फाइटर जेट्स वहां पर तैनात किए गए हैं। ईरान ने फिर बंकर्स में सुरक्षित कर लिए अपने अधिकतर हथियारों को, जो कि उसके पास 70% बचे हुए हैं अभी भी इस युद्ध में खपत के बाद। हवाई हमलों से सुरक्षा के लिए उसने अपना पूरा का पूरा सेटअप तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ हॉर्मुज में ईरान ने डॉल्फिन नाम की 16 छोटी पनडुब्बियां उतार दी हैं। हॉर्मुज में अमेरिका को सफल नहीं होने देना चाहता है ईरान, इसलिए उसने ये तैनातियां की है। सीज फायर के दौरान ईरान ने वापस करीब 70% हथियार पाए हैं। सीज फायर के दौरान चीन और रूस से भी उसने अपने हथियार मंगवाए हैं। ईरान ने अपना रडार सिस्टम ठीक कर लिया क्योंकि उसके पास काफी वक्त बचा हुआ था। ईरान ने रसद और ईंधन का भंडार इकट्ठा करना शुरू कर दिया है कि आगे आने वाले वक्त की तैयारियां पूरी हो जाए। लंबे युद्ध के लिए ईरान ने कमर कस ली है। तो ईरान लंबे युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका की ऐसी कोई भी तैयारी नजर नहीं आती, क्योंकि अमेरिका को लेकर के ये माना जाता है कि लंबे युद्ध में वो सिर्फ और सिर्फ पस्त होता है, इसलिए वो उस युद्ध में फंसना तक नहीं चाहता है। ईरान की शुरू से ही रणनीति रही है अमेरिका को एक लंबी जंग में फंसाने की ओर, क्योंकि इस रास्ते से अमेरिका को आर्थिक नुकसान के साथ साथ घरेलू स्तर पर दबाव भी झेलना पड़ेगा। और सबसे बड़ा उदाहरण सामने है कि इतिहास में अब तक अमेरिका जितनी बार भी लंबी जंग में फंसा उसने हजारों जानें गंवाई हैं, अरबों डॉलर का नुकसान उसने सहा है, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाया। अमेरिका के ऐसे ही इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। तो बात सबसे पहले वियतनाम युद्ध की करेंगे। साल 1965 से 1975 तक जंग हुई। 58,220 जवानों की मौत हुई, 3 लाख से अधिक जवान घायल हुए। अमेरिका का मकसद था कम्युनिज्म का खात्मा करना, लेकिन जंग के बाद वियतनाम में कम्युनिस्ट सरकार बन गई। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में क्या हुआ? वहां पर युद्ध हुआ 2001 से 2021 तक। 2400 जवानों की इस दौरान भी मौत हुई और 20,700 सैनिक घायल हो गए। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो गई और अमेरिका को अपने हथियार छोड़ करके वहां से भागना पड़ा। इराक युद्ध में क्या हुआ? साल 2003 से 2011 तक जंग हुई। 4500 जवानों की जान चली गई और 32,000 सैनिक घायल हो गए। इराक में भी कोई शांति नहीं लौटी, बल्कि अमेरिका को वहां से पैर पीछे करके लौटना पड़ा। अब एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच में यूएई का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हिजबुल्लाह से जुड़े 16 लोग और 5 संस्थाओं पर बैन लगा दिया गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ये यूएई ने एक्शन ले लिया है कि उसने हिजबुल्लाह से जुड़े हुए 16 लोग 5 संस्थाओं पर बैन लगाया है। और यूएई ने जो ये बैन लगाया है वो सीधे सीधे इजराइल का समर्थन करने के लिए लगाया है। आपको याद होगा विस्फोट में हमने आपको बताया था कि इजराइल समर्थन कर रहा है यूएई का, बाकायदा उसे हथियार भेज रहा है, अपनी सेना भेज रहा है उनकी सेना को ट्रेन करने के लिए। इसलिए ये हिजबुल्लाह के ऊपर प्रतिबंध यूएई भी लगाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि वो इस जंग में इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स यहां तक कहती है कि यूएई ने सीधे सीधे ईरान पर हमला किया है, हालांकि यूएई ये मानेगा नहीं। एक और खबर आ रही है कि ईरान के प्रॉक्सी हमास कमांडर की बड़ी चेतावनी सामने आई है। केवल फिलिस्तीन के लिए नहीं है ये जंग। ईरान का एक प्रॉक्सी हमास कहा जाता है, केवल फिलिस्तीन के लिए ये जंग नहीं है, ये हमास कमांडर की तरफ से कह दिया गया है। गैर मुसलमानों के खिलाफ ये युद्ध, ये भी कहा गया है हमास कमांडर की तरफ से। हमास और इजराइल एक लंबे वक्त से युद्ध में है और ईरान, हमास ये कह रहा है कि वो ये युद्ध सिर्फ फिलिस्तीन के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि ये गैर मुसलमानों के लिए लड़ रहा है। हमास गाजा में लगातार संघर्ष कर रहा है इजराइल के साथ, और ऐसे में माना यह जा रहा था कि ये सब कुछ वो इसलिए कर रहा है क्योंकि फिलिस्तीन को लेकर के ये कहा जाता है कि इजराइल ज्यादा से ज्यादा जमीन फिलिस्तीन की हथियाते गया, जो कि हमास को कतई बर्दाश्त नहीं था। दूसरा, उनका जो सबसे ज्यादा आपस में संघर्ष देखने को मिलता है वो इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि दोनों ही देश एक ही स्थान पर अपना दावा करते हैं, एक ही जगह को अपनी राजधानी बताते हैं, यरूशलेम।
यरूशलेम पर फिलिस्तीन अपना दावा करता है, उनके लिए ये पवित्र स्थान है और इसी तरीके से इजराइल के लिए ये पवित्र स्थान है और वो भी यरूशलेम पर अपना दावा करता है और इसी को लेकर के दोनों के बीच में विवाद रहता है। और हमास को माना जाता था कि फिलिस्तीन का वो समर्थन कर रहा है, लेकिन वो इस बात से इनकार करते हुए कह रहा है कि ये गैर मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। इधर मध्य पूर्व में भी आग लगी थी। उधर अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप की धमकी गूंज उठी। ट्रंप ने ईरान को सीधा संदेश दिया, या तो समझौता करो या मिटने के लिए तैयार रहो। यह सिर्फ बयान नहीं था, यह एक सुपर पावर का युद्ध घोष था। ट्रंप का अंदाज बता रहा है कि अमेरिका पीछे हटने के मूड में नहीं, क्योंकि इस युद्ध ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा घाव दिया है। 74 दिनों में अमेरिका लगभग 29 अरब डॉलर फूंक चुका है, यानी करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए। इतना पैसा सिर्फ मिसाइलों, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य ऑपरेशनों पर खर्च हुआ। वॉशिंगटन में सवाल उठने लगे कि अमेरिका एक अंतहीन युद्ध में फंस चुका है। क्या ट्रंप अपनी राजनीतिक छवि बचाने के लिए दुनिया को युद्ध में झोंक रहे हैं? लेकिन ट्रंप की रणनीति साफ दिखाई देती है। पहले आर्थिक दबाव, फिर सैन्य घेराबंदी और आखिर में सरेंडर या विनाश का अल्टीमेटम। लेकिन समस्या यह है कि ईरान इराक नहीं, अफगानिस्तान है। जी हां, ईरान के पास सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि पूरा क्षेत्रीय नेटवर्क है। अब बात उस जगह की करते हैं जहां से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसें गुजरती हैं। शायद आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट की, दुनिया के लगभग 20% तेल का रास्ता। हर दिन करोड़ों बैरल तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है और अब ईरान ने इसी इलाके को ऑपरेशन जोन घोषित कर दिया है। 500 किलोमीटर का समुद्री इलाका जहां हर जहाज डर के साए में चल रहा है। तेल की कीमतें $160 प्रति बैरल पार कर चुकी हैं। बहुत बड़ी बात है ये। यूरोप में एविएशन फ्यूल की कमी होने लग गई है। एशिया के कई देशों में इमरजेंसी ऊर्जा मीटिंग बुला ली है। अगर हॉर्मुज़ बंद हुआ तो सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होगा, दुनिया का सप्लाई चेन टूट सकता है। कारखाने रुकेंगे, फ्लाइट्स बंद होंगी, शेयर बाजार धराशायी होंगे और पूरी दुनिया मंदी के अंधेरे में जा सकती है। ईरान समझता है कि अमेरिका के पास हथियार ज्यादा है, लेकिन उसके पास दुनिया की सबसे कमजोर नस है, जो कि है तेल। और अब इस कहानी में एंट्री होती है पाकिस्तान की। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने अपने कुछ एयरबेस ईरानी लड़ाकू विमानों के लिए खोल दिए हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई, लेकिन पश्चिमी खुफिया एजेंसियां इस गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। अगर ये सच है तो इसका मतलब सिर्फ सैन्य सहयोग नहीं बल्कि एक नए क्षेत्रीय गठबंधन का जन्म हो सकता है। ईरान, पाकिस्तान और पर्दे के पीछे चीन। क्या यह नया इस्लामिक एविएशन ब्लॉक अमेरिका इजराइल गठबंधन को चुनौती देने जा रहा है? पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसका झुकाव ईरान की तरफ दिखाई देना वॉशिंगटन को परेशान कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन इस पूरे समीकरण में सबसे बड़ा खिलाड़ी है। चीन नहीं चाहता कि अमेरिका मध्य पूर्व पर पूरी तरह नियंत्रण कर ले, इसलिए वो सीधे युद्ध में उतरे बिना अपने सहयोगियों को मजबूत कर रहा है। उधर इजराइल ने लेबनान में हमले और तेज कर दिए हैं। नवाती एक ही मस्जिदों के पास गिरते बम, धुएं में बदलती इमारतें और चीखते चिल्लाते बच्चे। ये तस्वीरें सिर्फ युद्ध नहीं दिखाती बल्कि इंसानियत की हार दिखाती है। मौत का आंकड़ा 3000 के करीब पहुंच चुका है। सैकड़ों बच्चे मारे जा चुके हैं, हजारों लोग बेघर हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया अब संवेदनहीन हो चुकी है? जब बम गिरते हैं तो सिर्फ सैनिक नहीं मरते, मासूमियत मरती है, भविष्य मरता है। और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र बार बार युद्ध विराम यानी सीज फायर की अपील कर रहा है। लेकिन जंग की आग इतनी भड़क चुकी है कि अब अपीलें भी कमजोर पड़ती दिख रही हैं। तेहरान अब अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता। ईरान को लगता है कि पश्चिम सिर्फ दबाव की भाषा समझता है, इसलिए उसने अपना रुख पूर्व की तरफ मोड़ दिया है। चीन अब ईरान का सबसे बड़ा आर्थिक और रणनीतिक सहारा बनता जा रहा है।
$270 अरब के नुकसान के बाद ईरान चाहता है कि चीन सिर्फ निवेशक नहीं बल्कि सुरक्षा गारंटर भी बने। बीजिंग के लिए यह भी बड़ा मौका है। अगर चीन मध्य पूर्व में प्रभाव बढ़ाता है तो अमेरिका की दशकों पुरानी पकड़ कमजोर पड़ सकती है। यानी यह जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि नए विश्व व्यवस्था की लड़ाई बन चुकी है। और अब बात उस देश की जिसने इस पूरे संकट में संतुलन बनाए रखा, भारत। जब पूरी दुनिया पक्ष चुन रही थी, भारत ने रणनीतिक चुप्पी चुनी। भारत ने न ईरान के खिलाफ खुला मोर्चा लिया, न इजराइल से दूरी बनाई। और शायद यही वजह है कि ईरान ने भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया। 11 भारतीय जहाज सुरक्षित निकाले गए। इनसे साबित कर दिया कि भारत की वैश्विक साख कितनी मजबूत हो चुकी है। दुनिया समझती है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि संकट में भरोसे का नाम है। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संकट में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं? क्या भारत वो पुल बन सकता है जो अमेरिका और ईरान के बीच टूट चुके संवाद को फिर से जोड़ दे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष है या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत? एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान, उसके सहयोगी और पर्दे के पीछे चीन रूस की रणनीति। समुद्र में युद्धपोत, आसमान में मिसाइलें और परमाणु हथियारों की छाया। इतिहास कहता है कि विश्व युद्ध अचानक शुरू नहीं होते, उनकी शुरुआत छोटे छोटे टकरावों से होती है। और आज दुनिया वैसी ही बेचैनी महसूस कर रही है जैसे दूसरे विश्व युद्ध से पहले थी। तो क्या नेतन्याहू की कथित सीक्रेट विजिट इतिहास बदल देगी? क्या ट्रंप की दहाड़ दुनिया को विनाश की तरफ ले जाएगी? क्या ईरान हॉर्मुज को बंद करके वैश्विक अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला देगा? और क्या भारत इस महाविनाश को रोकने वाला आखिरी कूटनीतिक चेहरा बनेगा? सवाल बहुत है, सस्पेंस गहरा है और दुनिया की धड़कनें तेज हो चुकी है। फिलहाल इतना ही, लेकिन याद रखिए, मध्य पूर्व की यह आग सिर्फ रेगिस्तान तक सीमित नहीं रहने वाली। इसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस करेगी। बहरहाल, आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।